हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज के इस वीडियो में पीएसआईआर के डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव के डे 8 पर हम आ चुके हैं। इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड की जा चुकी है। साथ ही साथ जो भी डेली क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं उनके मॉडल आंसर्स के पीडीएफ आपको पीएसआईआर के ओनली आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। आप उन्हें वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम आज का टॉपिक समझते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड पावर। पावर के जो डिफरेंट कंसेप्ट्स होते हैं जैसे कि हेजेमनी, आइडियोलॉजी, लेजिटिमेसी, इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है हमें आज की इस वीडियो में। इन्हीं सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को समझना है और इसके ऊपर बेस्ड दो क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे उन दोनों ही क्वेश्चंस के हेल्प से हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट करना है और उन क्वेश्चंस के अप्रोचेस समझने हैं। राइट, तो सबसे पहले हम आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ एज यू नो कि क्वेश्चन को स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को ब्रेक करना है स्मॉलर फॉर्म्स में। इस क्वेश्चन को इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए आपको इसके छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना है। द मोमेंट आप ब्रेक कर लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा इसको आंसर करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज का मेन क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दैट द प्रॉपर स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस is not the study of state or of any other specific institutional complex, but the investigation of all associations in so far as they can be shown to exemplify the problems of power. Elucidate. Now, जो ये स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ये एक स्कॉलर के द्वारा दी गई है जिनका नेम है वॉटकिंस। वॉटकिंस ने स्टेटमेंट बोला था। नाउ सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट को समझते हैं, देन आपको क्वेश्चन बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा। नाउ आप जानते हैं कि ओवर द टाइम, ओवर द डेज जो हमने डेली डिस्कशन किए हैं उसके अंदर एक चीज जो हमने रिपीटेडली बोला है कि जो पावर, जो पॉलिटिकल साइंस है उसका जो मेन कंसर्न है दैट इज विद स्टेट, राइट, दैट इज विद जस्टिस, दैट इज विद इक्वालिटी, दैट इज विद लिबर्टी। तो बेसिकली हमने अलग अलग फैक्टर्स को लेकर आए। हमने बोला कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो स्टेट के साथ डील करता है। फिर हमने दूसरे वीडियो के अंदर बोला कि पॉलिटिकल साइंस जस्टिस के साथ डील करता है, इक्वालिटी के साथ डील करता है, लिबर्टी के साथ डील करता है। बट वॉटकिंस यहां पर आते हैं। वॉटकिंस का एक स्टेटमेंट है कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो एक ऐसा डिसिप्लिन है, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ऑल्दो अलग अलग चीजों को स्टडी तो करता है, वो लिबर्टी को, स्टेट को, जस्टिस को, इक्वालिटी सबको स्टडी तो करता है, हर चीज को पढ़ाई करता है, मतलब हर चीज को पढ़ता है वो। बट जो उसका मेन एम है, जो सबसे मेन एम है वो है कि इन सब चीजों को एसोसिएट करना, इन सब चीजों को साथ लेकर आना और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना कि प्रॉब्लम्स क्या है पावर के, मतलब जो पावर है पावर के अराउंड क्या क्या प्रॉब्लम्स है। समझिए, जब हम स्टेट के बारे में बात करते हैं तो एक्चुअली हम स्टेट के बारे में बात नहीं करते हैं, हम स्टेट के पावर्स के बारे में बात करते हैं। जब हम जस्टिस के बारे में बात करते हैं तो एक्चुअली हम जस्टिस एज अ कंसेप्ट के बारे में बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस प्रोवाइड करेगा उसके पास कितनी पावर्स है, जिसको जस्टिस चाहिए, जो यानी कि जो कॉमन पीपल है उनके पास कितनी पावर है। राइट, जब हम इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो एक्चुअली हम लोगों को पावर्स देने के बारे में बात करते हैं कि उनके पास कुछ पावर होनी चाहिए ताकि वो अपने डिसीजंस खुद से ले सकें। सिमिलरली जब हम लिबर्टी के बारे में बात करते हैं तो हम आजादी के बारे में बात करते हैं, बट आजादी क्या है? इट इज द पावर और द फ्रीडम टू डू समथिंग। राइट, सो आई होप आप समझ रहे हैं कि वॉटकिंस का जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जो कि वो बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस ऑल्दो बहुत सारी चीजों को स्टडी तो करता है, वो स्टेट को भी स्टडी करता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सबको भी स्टडी करता है, लेकिन ये इसका मेन एम नहीं है, ये प्रॉपर स्कोप नहीं है पॉलिटिकल साइंस का, मेन एम नहीं है। रादर मेन एम क्या है? मेन एम ये है कि इन सब चीजों को लिंक करके, एसोसिएट करके पावर के प्रॉब्लम्स को और पावर के रिलेशन को समझना, यही पॉलिटिकल साइंस का मेन एम है। ये हमारे क्वेश्चन का ब्रेकअप था। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश की। सेकंड, अब देखते हैं हमारा कीवर्ड क्या है। जो हमारा मेन डायरेक्टिव जो हमें दिया हुआ है उसका वो है इल्यूसिडेट। तो इल्यूसिडेट का मतलब क्या होता है? टू क्लैरिफाई। आपको याद होगा, मैंने पहले ही बताया आपको, टू क्लैरिफाई करना, या फिर सिंपल वर्ड्स में टू शेड लाइट ऑन समथिंग। ठीक है, टू शेड लाइट ऑन समथिंग। इल्यूसिडेट का जो कीवर्ड है आपको किस टाइम मिलेगा? इल्यूसिडेट आपको उस टाइम मिलता है जब भी जो स्टेटमेंट आपको दी जाती है वो स्टेटमेंट काफी कॉम्प्लेक्स होती है और इस कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट को आपको इजी फॉर्म में एक्सप्लेन करके लिखना होता है, तब आपको जो डायरेक्टिव दिया जाता है दैट इज इल्यूसिडेट। सो आई होप आप जो मेन क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन की जो मीनिंग है और जो मेन क्वेश्चन का किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें जाना है वो दोनों चीजें आप समझ गए। राइट, तो अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका अप्रोच किस तरीके से होना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है? तो फर्स्ट चीज जो आप समझ गए वो ये है कि क्वेश्चन जो है वो पावर के आसपास रिवॉल्व कर रहा है। राइट, पावर की इंपॉर्टेंस को पूछा जा रहा है कि किस तरीके से, ऑल्दो डिफरेंट डिफरेंट चीजों के ऊपर पॉलिटिकल साइंस ने फोकस किया है अलग अलग टाइम्स पे, बट स्टिल पावर इज एट द सेंटर। राइट, मतलब हर चीज, भले ही वो स्टेट हो, जस्टिस हो, लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो, हर चीज के बारे में पॉलिटिकल साइंस स्टडी तो करता है, बट इन सबके ऊपर, सबके सेंटर पे कौन है? सबके सेंटर पे पावर। तो एक्चुअली जो पॉलिटिकल साइंस है इट इज द स्टडी ऑफ पावर।
तो आप जैसा जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस को पावर स्टडीज भी बोला जाता है, राइट? अगर आपको पता होगा तो पॉलिटिकल साइंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर स्टडीज। तो उसका मेन रीजन यही है कि हम किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करें, एक्चुअली हम उसके सेंटर पे पावर को ही रखते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो पावर है वो एक सेंट्रल कंसेप्ट है? एक सेंट्रल कंसेप्ट है, इसका मतलब क्या है? हम पॉलिटिकल साइंस में कुछ भी स्टडी करें, उसके सेंटर पे क्या होगा? उसके सेंटर पे कहीं ना कहीं पावर ही होगा। जो पावर का कंसेप्ट है वही होगा, इसलिए हमने जो पॉलिटिकल साइंस है इसको पावर स्टडीज भी बोला, राइट? अब देखो, जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर आप कुछ भी स्टडी करो, भले ही कोई थ्योरी हो, ठीक है, भले ही कोई इंस्टीट्यूशंस हो, भले ही पॉलिटिक्स की बातें हो, मतलब कि जो रियलिटी की बातें हैं, जो प्रैक्टिकल पॉलिटी है उसको पॉलिटिक्स बोलते हैं, ये सब बातें हो, किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट की बातें हो, हर एक चीज में जो सेंट्रल कंसेप्ट होगा वो पावर ही होगा, राइट? अगर हम किसी थ्योरी की बात करते हैं, जैसा हमने बात की थी इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, ये सब काइंड ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंदर डिफरेंट थ्योरीज हैं। इन थ्योरीज की अगर आप बात करोगे, उसके भी सेंट्रल कंसेप्ट में पावर रहता है। वहां पर भी वो यही बताने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी के किस सेक्शन के पास पावर है और किस सेक्शन के पास पावर नहीं है। तो जिस सेक्शन के पास पावर नहीं है उसको हमें अपलिफ्ट करना है, तो वहां पर फिर इक्वालिटी का कंसेप्ट आता है, वहां पर जस्टिस का कंसेप्ट आता है, वहां पर लिबर्टी का कंसेप्ट आता है। और जिसके पास पावर है उसे हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, तो वहां पर स्टेट की बात आती है कि किस तरीके से हमें स्टेट को रिस्ट्रिक्ट करना है, किस तरीके से हमें एलीट क्लास को रिस्ट्रिक्ट करना है। मार्क्सिस्ट जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो बुर्जुआ क्लास है उनको रिस्ट्रिक्ट करना है, वर्कर्स क्लास को अपलिफ्ट करना है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि बुर्जुआ क्लास के पास पावर ऑलरेडी है, वर्कर क्लास के पास पावर नहीं है, तो वो जो वर्कर क्लास है उनको पावर प्रोवाइड करो और जो बुर्जुआ क्लास है उनसे पावर थोड़ी सी ले लो, राइट? तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस के थ्योरीज हो गए, वेरियस इंस्टीट्यूशंस हो गए, पॉलिटिक्स मूवमेंट, एनीथिंग, किसी भी चीज को अगर आप पिन पॉइंट करोगे पॉलिटिकल साइंस में, इट विल एक्चुअली समवॉट कहीं ना कहीं वो रिलेट करेगा पावर की स्टडीज के साथ। तो ये चीजें प्रूव करती हैं कि जो पावर है वो एक्चुअली हमारे पॉलिटिकल साइंस का एक टाइप से सेंट्रल कंसेप्ट है, ठीक है? सेंट्रल कंसेप्ट है, मतलब इसके आसपास ही बाकी जितने भी कंसेप्ट है वो सब रिवॉल्व करते हैं। अगर हमें किसी भी दूसरे रिलेशन को समझना है, किसी भी चीज को समझना है, स्टेट को समझना है, तो स्टेट को आप पावर के टर्म्स में समझ सकते हो। अगर हमें इंस्टीट्यूशन को समझना है किसी भी, तो उसको भी आप पावर के टर्म्स में समझ सकते हो, राइट? देखो, जैसे इंस्टीट्यूशन की बात करें, पॉलिटिकल साइंस में अगर लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन की बात करो तो पार्लियामेंट होता है, राइट? अगर लॉ इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करो तो वो एग्जीक्यूटिव होता है, राइट? और अगर एक चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करें तो जुडिशरी होता है। अगर आप इन सबको भी आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो इसको भी आप बहुत ही आसानी से पावर के टर्म्स में समझ सकते हो कि पार्लियामेंट की जो पावर्स है और जो एग्जीक्यूटिव के पास पावर्स हैं, कुछ डिफरेंट पावर्स हैं, कुछ सिमिलर पावर्स हैं। सिमिलरली जुडिशरी के पास कुछ पावर्स हैं। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि हर चीज का जो सेंट्रल कंसेप्ट है पॉलिटिकल साइंस के अंदर वो कहीं ना कहीं पावर है। और इसी चीज को वॉटकिंस जो है अपने स्टेटमेंट के अंदर प्रूव करना चाहते थे, जब वो बोलते हैं कि जितनी भी चीजें स्टडी पॉलिटिकल साइंस के अंदर हो रही हैं वो सब चीजें तो ठीक है, बट हर चीज के सेंटर पे क्या है? हर चीज के सेंटर पे एक्चुअली पावर ही है। सो आई होप आप जो इस क्वेश्चन का मेन इंट्रोडक्शन है, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, जहां पर हमें प्रूव करने की कोशिश करनी है कि क्यों और कैसे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है दैट इज एट द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है? मतलब जो पावर है, पावर इज एट द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है? आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखो, जब आप अपने बॉडी पार्ट में आओगे तो आप किस तरीके से अप्रोच करोगे। अब देखिए, यहां पर हमें ये चीज प्रूव करनी है कि किस तरीके से पावर जो है एक सेंट्रल कंसेप्ट है। बिकॉज क्या बोला गया है? इल्यूसिडेट करने को बोला गया है। वॉटकिंस के स्टेटमेंट को जब हम इल्यूसिडेट करेंगे, मतलब जब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो देखो, वॉटकिंस के स्टेटमेंट को सिर्फ और सिर्फ वॉटकिंस के स्टेटमेंट से कभी भी प्रूफ नहीं किया जा सकता, राइट? इसको प्रूव करने के लिए आपको अलग अलग स्कॉलर्स को लेके आने पड़ेंगे, आपको अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट को लेके आने पड़ेंगे। आपको बताना होगा कि किस तरीके से जो बाकी स्कूल ऑफ थॉट है उनका भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली यही मानना है कि जो पावर है वही एक सेंट्रल कंसेप्ट है, राइट? अगर हम बाकी जितने भी स्कूल ऑफ थॉट है, लिबरल स्कूल ऑफ थॉट, मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, फेमिनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, अगर हम हर एक स्कूल ऑफ थॉट को पावर के सेंट्रलिटी के साथ मतलब कनेक्ट कर दे, मतलब कि हम ये प्रूव कर दे कि हर एक स्कूल ऑफ थॉट कहीं ना कहीं यही बोल रहा है कि पावर ही सेंट्रल कंसेप्ट है, तो क्या ऑटोमेटिकली वॉटकिंस की स्टेटमेंट वो हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी कि हाँ, वॉटकिंस जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, राइट? सो यही चीज हमें करने की कोशिश करनी है, यही चीज हमें बताना है। सो एक चीज तो आप समझ गए कि ये जो पर्टिकुलर आंसर होना चाहिए ये एक स्कॉलर रिच आंसर होना चाहिए, मतलब कि स्कॉलर प्लस स्कूल ऑफ थॉट रिच आंसर होना चाहिए। मतलब कि इसके अंदर आपको बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स को मेंशन करना होगा, राइट? उसी के थ्रू आप अपने आंसर को यहां पर प्रूव कर सकते हो, उसी के थ्रू आप अपने आंसर को बता सकते हो कि एज टू क्यों और कैसे जो पावर है वो एक सेंट्रल कंसेप्ट है हमारे पॉलिटिकल साइंस का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज समझिए, जब पावर पॉलिटिक्स की बात आती है, जब पावर पॉलिटिक्स की बात आती है तो पावर को 3 डिफरेंट टर्म्स में देखा जाता है। सबसे पहली चीज तो एक्विजिशन ऑफ पावर, मतलब पावर आपको कैसे मिल सकती है, ठीक है? उसे कहते हैं पावर एक्वायर करना, यानी कि एक्विजिशन ऑफ पावर। सेकंड इज, जब पावर आपको मिल गई तो पावर को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो सेकंड इज कॉल्ड एज मेंटेनेंस ऑफ पावर।
एंड थर्ड होता है अगर किसी के पास पावर है बट उसे छिन जाती है, दैट इज लॉस ऑफ पावर। तो ये तीन डिफरेंट कंसेप्ट हैं जिस चीज के ऊपर पूरी की पूरी पावर स्टडीज बेस्ड है। मतलब कि या तो किसी पर्सन को जब हमें उसको स्टडी करना है तो हम एक्विजिशन ऑफ पावर को स्टडी करेंगे, या फिर मेंटेनेंस ऑफ पावर, या फिर लॉस ऑफ पावर। राइट, इस चीज को हल्का सा बैक ऑफ द माइंड रखिएगा। अब हम जब अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स को डिस्कस करेंगे, अलग अलग स्कॉलर्स को डिस्कस करेंगे, सो विल ट्राई टू कनेक्ट कि कौन सी पावर्स एक्विजिशन के बारे में बात कर रहा है, कौन सा मेंटेनेंस के बारे में, और कौन सा लॉस ऑफ पावर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर। इसके अलावा जब आप अपने बॉडी पार्ट को स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट पैरा के अंदर आप अपने कुछ स्कॉलर्स को मेंशन कर सकते हैं वंस अगेन, जो कि ये प्रूव करते हैं वॉटकिंस के अलावा। वॉटकिंस देखो, वॉटकिंस तो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया ही हुआ है, उनके अलावा और कौन कौन से ऐसे स्कॉलर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं, जो कि ये बोलते हैं कि किस तरीके से जो पावर की इंपॉर्टेंस है पॉलिटिकल साइंस के अंदर वो काफी ज्यादा है। तो देखिए यहां पर आप दो डिफरेंट स्कॉलर्स को यहां पर वो कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। एक का नाम है एच लासवेल और दूसरे का नाम है ए कापलान। ठीक है, ए कापलान। इन दोनों का एक स्टेटमेंट है, बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस एक्चुअली एक ऐसी स्टडी है दैट स्टडीज टू थिंग्स, शेपिंग ऑफ पावर एंड सेकंड शेयरिंग ऑफ पावर। ठीक है, इसको समझिए। तो लासवेल एंड कापलान का ये कहना है कि पॉलिटिकल साइंस में हम जो कुछ भी स्टडी करते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, कोई भी डिसिप्लिन इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं, या तो हम पावर शेपिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं या फिर हम पावर शेयरिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। यानी कि या तो पावर एक फॉर्म से सेकंड फॉर्म में शिफ्ट हो रही होती है। मतलब देखो, जैसे मान लो कि किसी इंडिविजुअल के पास पावर है, अगर वो इंडिविजुअल अपनी पावर्स के थ्रू एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करता है, राइट। जैसे मान लो आप एक इंडिविजुअल हो, आपको डेमोक्रेसी ने कुछ पावर्स दिए, राइट। वो पावर क्या है? पावर है पावर ऑफ द पीपल। मतलब आपके पास पावर है कि आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हो। सो आप क्या करते हो? अपनी पावर को शेप करते हो और अपनी पावर को यूज करते हुए आप वोट करते हो। वोट करने के थ्रू आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हो, राइट। और आप उसको अपना एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, राइट। ये आप समझ गए, इसे कहते हैं शेपिंग ऑफ पावर। अब साथ ही समझो, जब आपने अपना पावर इसको दिया तो क्या आपको ये नहीं लगता कि अपना पावर आपने शेयर किया, राइट। तो सेकंड चीज होती है शेयरिंग ऑफ पावर। तो ध्यान रखना कि पॉलिटिकल साइंस में जब भी पावर रिलेशन की बात आएगी तो दो डिफरेंट चीजें साथ चलेंगी, साइमल्टेनियसली चलेंगी, और या तो अलग अलग चलेंगी, जिसमें से एक है शेपिंग ऑफ पावर और एक है शेयरिंग ऑफ पावर। ठीक है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर। या तो पावर शेप होगा, यानी कि एक रिलेशन से सेकंड रिलेशन में जाएगा, एक इंस्टीट्यूशन से सेकंड इंस्टीट्यूशन में जाएगा, या फिर पावर शेयर होगा, मतलब दो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के बीच में शेयर होगा और पावर ट्रांसफर का कंसेप्ट यहां पर आएगा। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। तो ये चीज लासवेल एंड कापलान का कहना था। तो अभी देखिए, अभी हमने आंसर को बस स्टार्ट ही किया है। हमने यहां पर मुश्किल से कुछ पार्ट्स यहां पर डिस्कस किए हैं और आपने देख लिया कि पावर के ऊपर ऑलरेडी कितनी ज्यादा व्यूज हैं, कितनी ज्यादा वेरिड व्यूज हैं। मतलब काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट व्यूज यहां पे, अलग अलग स्कॉलर्स पावर के बारे में अपने अलग अलग व्यूज दे रहे हैं, राइट। तो ये क्या शो करता है कि पावर सिर्फ एक सेंट्रल कंसेप्ट नहीं है हमारे पॉलिटिकल साइंस का, रादर ये एक कंटेस्टेड कंसेप्ट भी है। कंटेस्टेड मतलब वंस अगेन जिस तरीके से हमारा स्टेट का कंसेप्ट है, इक्वालिटी का कंसेप्ट है, सेम तरीके से जो पावर एक कंसेप्ट है उसके ऊपर पावर का हमारे पास कोई एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन फिक्स नहीं है। हम नहीं कह सकते कि ये हमारा फाइनल पावर है और ये चीज पावर नहीं है। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते, बिकॉज पावर के अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं, अलग अलग एक टाइप के रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं। कोई और इंस्टीट्यूशन अपनी पावर को किसी और तरीके से शो कर सकती है और कोई और जो इंस्टीट्यूशन है वो किसी और तरीके से। तो पावर जो है एक वेरिड फॉर्म में, कंटेस्टेड फॉर्म्स में पाया जाता है, राइट। अब देखिए, पावर को अगर आप सीधे शब्दों में समझो तो पावर है क्या? पावर का सीधा सा मतलब है ये एक ऐसी एबिलिटी है, ठीक है। एबिलिटी है मतलब कुछ करने के लिए आपको एबल बनाती है। क्या करने के लिए? ये एक ऐसी एबिलिटी है जो कि किसी और पर्सन के ऊपर आपको अपना इन्फ्लुएंस बनाने की पावर देती है। फिर समझिए, पावर एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू आप किसी और पर्सन के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बना सकते हो, राइट। अब देखिए, अगर मुझे इन्फ्लुएंस बनाना है तो बहुत सारे डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। एक होता है हार्ड पावर। हार्ड पावर मतलब मैं फोर्स के रूप में, मतलब फोर्सफुली किसी और पर्सन के ऊपर अपने इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करता हूं। सीधे शब्दों में अगर समझे हम इस चीज को तो देखिए, पावर का सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप किसी और पर्सन से अपनी बात मनवा ले किसी भी तरीके से, दैट थिंग इज कॉल्ड एज पावर। ठीक है। अब अगर आप उसको फोर्सफुल तरीके से करते हैं तो उसे कहते हैं हार्ड पावर। अगर आप उसे शांति से करते हैं, मतलब उसे बात मनवा के आइडियोलॉजिकली करते हैं, तो उसे कहते हैं सॉफ्ट पावर। ठीक है, ये दो तरीके हैं। सॉफ्ट पावर के अंदर वंस अगेन बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, जैसे कि आइडियोलॉजी हो गई, हेजेमनी हो गई, अथॉरिटी हो गई। उसको हम अभी अगले क्वेश्चन के अंदर समझेंगे। आइडियोलॉजी, अथॉरिटी, हेजेमनी हो गई, राइट। ये सब चीजें हैं, ये सब सॉफ्ट पावर का एक टाइप का कंसेप्ट है। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि पहली चीज तो पावर एक कंटेस्टेड कंसेप्ट है। सेकंड चीज, पावर का मेन मीनिंग क्या है? इसका मेन मीनिंग है कि आपको एक ऐसी एबिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप किसी और पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, राइट। उस पर्सन के डिसीजंस को, उस पर्सन के एक्शंस को, किसी भी चीज को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ठीक है। अब देखो, यहां पर एक बहुत ही रेडिकल व्यू लेकर रॉबर्ट डाल आते हैं।
रॉबर्ट डाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर है पावर पॉलिटिक्स के अंदर। वो बोलते हैं कि देखो, जो पावर है वो क्या है, वो एक टाइप की धमकी है। धमकी ये है कि अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी तो तुमको ये पनिशमेंट मिलेगा, सिंपल वर्ड्स में। तो ये भी तो एक पावर है, राइट। तो रॉबर्ट डाल एक नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ पावर प्रोवाइड करते हैं। वो बोलते हैं कि पावर ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप अपने इन्फ्लुएंस को एक्सर्ट करते हो, आप अपने कंप्लायंस को मनवाने की कोशिश करते हो, मतलब किसी बात को मनवाने की कोशिश करते हो सामने वाले के मन में, दिल में एक डर पैदा करके, मतलब फियर पैदा करके, कि अगर तुमने ये चीज नहीं किया जो मैं कह रहा हूं, अगर तुमने ये बात नहीं मानी तो तुम्हें ये पनिशमेंट मिलेगी, राइट। इसे कहते हैं एक टाइप का नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ पावर, जो कि रॉबर्ट डाल ने दिया था। सो आई होप आप समझ रहे हैं कि पावर को अंडरस्टैंड करने में पॉलिटिकल साइंस में कितनी ज्यादा वैरायटीज है। अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स, अलग अलग इंडिविजुअल्स इस चीज को अपने अपने तरीके से डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, एक चीज ध्यान रखना, हर एक जो स्कॉलर होता है ना, देखो एक स्टेटमेंट है मैकियावेली की, दैट एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स, इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब भी आप किसी थिंकर को स्टडी करते हो, किसी भी थिंकर को आप पढ़ते हो, तो जो भी थ्योरीज वो देते हैं, जो भी कंसेप्ट्स वगैरह वो देते हैं, वो कभी भी ब्लैक या व्हाइट के फॉर्म में नहीं होता है। ब्लैक मतलब या तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से गलत होगा या फिर पूरी तरीके से सही होगा। बिकॉज देखो, मैकियावेली का स्टेटमेंट ये है, सिंपल वर्ड्स है, मैकियावेली का ये स्टेटमेंट समझने के लिए आप ये समझो कि हर एक थिंकर जो कुछ भी बताते हैं वो अपने टाइम्स के अकॉर्डिंग बताते हैं, मतलब जिस तरीके के कंडीशंस उन्होंने फेस किए हैं उस तरीके के अकॉर्डिंग बताते हैं। तो रॉबर्ट डाल ने जो भी कंसेप्ट्स दिए हैं पावर के, वो उन्होंने अपने तरीके से बताए हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू बताए हैं। उन्होंने जिस तरीके का पावर देखा है वो ऐसा ही पावर था जहां पर पनिशमेंट के डर से लोगों के ऊपर पावर एक्सर्ट किया जाता था, इसीलिए उन्होंने पावर का ये डेफिनेशन दिया है। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको कोशिश करना है कि जो ऐसे ऐसे जो काइंड ऑफ जार्गन्स होते हैं, उन जार्गन्स को आपको अपने आंसर्स के अंदर यूज करना है, बिकॉज ये जार्गन्स जो है आपके आंसर को और ज्यादा ब्यूटीफाई करेंगे। साथ ही साथ आपके आंसर के अंदर एक वेरी डायमेंशन लेकर आएंगे, एक अलग तरीके का डायमेंशन लेकर आएंगे, जिसके थ्रू आपका जो आंसर है वो और ज्यादा बेटर हो जाएगा, राइट। देखो, आई होप आप ये चीजें समझ गए कि किस तरीके से अलग अलग स्कॉलर्स जो हैं वो अलग अलग कंसेप्शंस देने की कोशिश कर रहे हैं पावर की। अब हम आते हैं मेन चीज के ऊपर। अब हमें यहां पर कहीं ना कहीं वॉटकिंस के स्टेटमेंट को प्रूव करना है कि जो पावर है वो एक सेंट्रल कंसेप्ट है। तो उस चीज को करने के लिए, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कि हमें अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट और अलग अलग स्कॉलर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, और उसके थ्रू हमें एक्सप्लेन करना होगा कि कैसे हर एक स्कूल ऑफ थॉट और ये सारे के सारे स्कॉलर जो हैं वो सब भी यही मानते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, कि जो पावर है वो एक सेंट्रल कंसेप्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में। सो क्लासिकल लिबरलिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें आप जानते हैं कि पीपल को पावर दी जाती है, सिंपल वर्ड्स में इंडिविजुअल्स को पावर दी जाती है, राइट। तो इसके अंदर क्या बोला जाता है? लिबरलिज्म के अंदर बोला जाता है कि जो पीपल है दे हैव क्रिएटेड स्टेट, और जब स्टेट को बनाया गया था, किस टाइम बनाया गया था? स्टेट ऑफ फ्रीडम के अंदर, मतलब पूरी तरीके से फ्री होकर, सोच समझकर पीपल ने स्टेट को बनाया था। जब स्टेट को बनाया गया था तो स्टेट को कौन सी पावर्स दी गई थी? क्या स्टेट को सारी पावर्स दी गई थी? नहीं, सारी पावर्स नहीं दी गई थी। स्टेट वॉज ओनली गिवन सम पावर। इसका मतलब है पावर डेलीगेशन हुआ था, पावर डेलीगेट किया गया था, मतलब कुछ पावर स्टेट को दी गई थी, बाकी पावर्स जो है पीपल ने अपने पास रख लिया था, राइट। अब देखिए, पीपल को ये पावर दी गई थी क्लासिकल लिबरलिज्म के द्वारा कि वो कभी भी चेंज कर सकते हैं गवर्नमेंट को, ऑब्वियसली एक पीसफुल मैनर के अंदर, राइट। मतलब कि गवर्नमेंट चेंज करने का मतलब क्या है? कि जिसको आपने पावर दिया है वो आप पावर चेंज कर रहे हो, मतलब जिस पर्टिकुलर पर्सन, जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने पावर को यहां पर रखा हुआ था वो ऑर्गेनाइजेशन ही आप चेंज कर रहे हो। साथ ही साथ देखो, क्लासिकल लिबरलिज्म एक कंसेप्ट लेकर आते हैं फंडामेंटल राइट्स का। वो बोलते हैं कि हर एक पर्सन के पास कुछ फंडामेंटल राइट्स है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन अब्यूजिव पावर्स ऑफ स्टेट। ठीक है, सो आई होप आप समझ पा रहे हो मैं यहां पर क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं यहां पे क्लासिकल लिबरलिज्म की अलग अलग कंसेप्ट्स को पावर के साथ लिंक कर रहा हूं कि किस तरीके से वो जो कुछ भी बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं पावर के पर्सपेक्टिव में ही बोल रहे हैं। तो देखो, पहला पॉइंट देखो, जो पावर है, जो पीपल है, पीपल ने पावर दिया स्टेट को, लेकिन वो जो स्टेट बनाया था वो स्टेट ऑफ फ्रीडम के कंसेप्ट के थ्रू बनाया गया था, यानी कि सारी की सारी पावर्स नहीं दी गई थी। इसका मतलब है यहां पर भी क्लासिकल लिबरल्स पावर के बारे में बात करते हैं। वंस अगेन, पीपल को ये पावर दिया गया कि वो कभी भी चाहे तो गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं, मतलब कि किसको चेंज कर सकते हैं? किसके पास पावर है उसको चेंज कर सकते हैं। तो वंस अगेन, पावर किसके पास है? पावर जो है पीपल के पास है। वंस अगेन, ये बात किसके बारे में हो रही है? पावर के बारे में बात हो रही है। थर्ड चीज, पीपल के पास फंडामेंटल राइट्स है, मतलब कि स्टेट अपनी पावर्स का गलत तरीके से यूज नहीं कर सकता। तो फिर से जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो पावर के बारे में ही बात कर रहे हैं। सो आई होप आप समझ पा रहे हो कि जो क्लासिकल लिबरल्स के जो अलग अलग थॉट्स हैं, जो अलग अलग उनकी थ्योरीज हैं, वो सब के सब किस चीज के बारे में बात करते हैं? वो सब कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं पावर शेयरिंग के बारे में, या फिर जो पावर है कंसेप्ट है उसके बारे में,
अब देखिए, क्लासिकल लिबरलिज्म के बाद क्या आता है? मॉडर्न लिबरलिज्म आता है, जिसे हम सिंपल वर्ड्स में पॉजिटिव लिबरलिज्म भी कहते हैं। आपको याद होगा पॉजिटिव लिबरलिज्म के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें वेलफेयर स्टेट के बारे में बताया जाता है। सो वेलफेयर स्टेट क्या बोल रहा है? वेलफेयर स्टेट ये बोलता है कि पावर्स किसको दो? पावर स्टेट को दो, ताकि स्टेट लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर सके, राइट। लोगों को इक्वल बनाने में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उस प्रॉब्लम्स को हटाने की पावर्स किसके पास है? ये भी स्टेट के पास दी गई है, राइट। वंस अगेन देखो, मैकाइवर यहां पर आते हैं। मैकाइवर नाम के एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर है, वो आते हैं, वो बोलते हैं कि जो स्टेट है उसको पावर दी जाती है, इसलिए वो सर्व करता है, ठीक है। और अगर वो सर्व करता है, इसलिए वो सोसाइटी के ऊपर कमांड करता है। तो वहां पर मैकाइवर के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है दैट स्टेट कमांड्स बिकॉज इट सर्व्स। मतलब कि स्टेट जो है वो कमांड करता है बिकॉज वो सर्व करता है पहले तो जो लोग हैं, सोसाइटी है उनको। तो ध्यान से समझिए, अगर आप डायरेक्टली देखो, क्लासिकल लिबरलिज्म का तो हमने देख लिया, हर चीज पावर से रिलेटेड है। अगर आप पॉजिटिव लिबरलिज्म में देखो तो वेलफेयर स्टेट एक्चुअली क्या बोल रहा है कि वेलफेयर स्टेट का पावर किसके पास है? ये भी स्टेट के पास है। तो वंस अगेन हम पावर के बारे में बात कर रहे हैं। लोगों की लाइफ को बेटर करने का पावर किसके पास है? वो भी स्टेट के पास है। वंस अगेन हम पावर के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो किसी भी चीज के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर सर्विंग और जो भी यहाँ पर कमांडिंग की बात कर रहे हैं, तो कमांडिंग का मतलब क्या है? पावर एक्सर्ट करना। क्या आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? मतलब जितने भी हम स्कूल ऑफ थॉट को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, हमने जो क्लासिकल लिबरलिज्म को डिस्कस किया, हमने पॉजिटिव लिबरलिज्म को डिस्कस किया, दोनों में हमने ये चीज शो किया कि अलॉन्ग विद स्टेट, अलॉन्ग विद अदर थिंग्स, पावर जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सेंट्रल कंसेप्ट है, राइट। अब देखिए, अब हम बात करते हैं मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बात करो तो मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं? मार्क्सिस्ट का स्टेटमेंट ये है कि देखो, पावर जो है वो क्या है? पावर एक क्लास फिनोमिना है, मतलब क्लास बेस्ड है, ठीक है। तो क्लास बेस्ड है, इसका मतलब क्या है? क्लास बेस्ड का सीधा सा मतलब ये है, मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी भी समाज के अंदर पावर उसके पास रहेगी जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर सबसे टॉप पे रहेगा। और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे टॉप पे कौन रहता है? बुर्जुआ क्लास, राइट, बुर्जुआ क्लास। तो देखो, एक चीज समझो, मार्क्सिस्ट का कहना यह है कि ऑल्दो स्टेट जो है, माना जाता है कि स्टेट के पास सारी पावर्स है, हम यही मानते हैं ना, सोसाइटी के अंदर हम यही मानते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो सबसे पावरफुल है, जो स्टेट है वो सबसे पावरफुल है। बट मार्क्सिस्ट का मानना यह है कि स्टेट सबसे पावरफुल नहीं है, स्टेट के पास सारी की सारी पावर्स नहीं है। रादर स्टेट जो है वो खुद एक इंस्ट्रूमेंट है, किस चीज का? बुर्जुआ क्लास का। बुर्जुआ क्लास का मतलब क्या होता है? एलीट क्लास, मतलब वो क्लास जो सबसे हायर है हमारे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के ऊपर। सबसे सिंपल वर्ड्स में समझो, जो रिचर क्लास होगी, या फिर रिचर या फिर रिचेस्ट क्लास जो होगी, उसे हम कहते हैं बुर्जुआ क्लास, ठीक है। सो मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स का मानना यह है कि स्टेट के पास तो पावर है ही नहीं, बिकॉज स्टेट तो खुद ही जो है बुर्जुआ क्लास के कहने पर काम करता है। सो एक्चुअल पावर किसके पास है? एक्चुअल पावर यहाँ पर बुर्जुआ क्लास के पास, जो बुर्जुआ क्लास है उसके पास है। तो वंस अगेन अगर आप देखिए तो इन सबके बैकग्राउंड में चल क्या रहा है? ये पावर रिलेशन ही तो चल रहा है, कि हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि पावर किसके पास है। क्या स्टेट के पास है? क्या बुर्जुआ क्लास के पास है? क्या लोगों के पास, जो पीपल है उनके पास है? पावर किसके पास है? सो सेंट्रल कंसेप्ट क्या है? ये पावर ही तो है। हमने क्लासिकल लिबरलिज्म में देखा हर चीज पावर के आसपास रिवॉल्व कर रही है, हमने पॉजिटिव लिबरलिज्म में देखा हर चीज पावर के आसपास रिवॉल्व कर रही है, हमने मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स को देखा हर चीज पावर के आसपास रिवॉल्व कर रही है। देखो, ऑल्दो मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि उनके जो थ्योरीज है वो सही नहीं है, वो काफी ज्यादा मोनोकॉजल है, बट द पॉइंट इज, जो भी थ्योरीज हैं, जो भी कंसेप्ट यहां पर दिए गए हैं इनके द्वारा, जो मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स हैं, वो रिवॉल्व किस चीज के आसपास में कर रहे हैं? वो पावर के आसपास ही तो रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट। अब देखो, ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में बात की। इसके अलावा अब कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स जो कि स्पेशली पावर से ही रिलेटेड है, आप उनको इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे कि देखो, आपने नाम सुना होगा एक माइकल फूको का, माइकल फूको। तो माइकल फूको क्या बोलते हैं? माइकल फूको एक जो पावर का अपना कंसेप्ट देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अनकन्वेंशनल व्यू ऑफ पावर। अनकन्वेंशनल क्यों? देखो, अनकन्वेंशनल का मतलब होता है जो कि बहुत ही नॉर्मली नहीं होता है, जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, वो अनकन्वेंशनल है। समझिए इस चीज को। देखो, इससे पहले हमने जितनी भी पावर्स के बारे में बात की, जो पावर था वो कंसंट्रेटेड था, या तो स्टेट के अंदर, या फिर पीपल के अंदर, या फिर किसी भी चीज के अंदर कहीं ना कहीं पावर जो था वो कंसंट्रेटेड था। मतलब पावर जो था, कुछ लोग उसको मिल करके पावर एक्सर्ट कर रहे थे। बट माइकल फूको का जो कहना है वो ये है कि जो पावर है, पावर कोई ऐसा सेंट्रलाइज कंसेप्ट नहीं है, रादर पावर एक डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट है। डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट है, इसका मतलब क्या है? वो बोलते हैं कि पावर को हमें सोशियोलॉजिकल फिनोमिना से समझना चाहिए, मतलब सोसाइटी के फिनोमिना से समझना चाहिए, जिसमें ये बोलते हैं कि जो पावर है वो पूरी की पूरी सोसाइटी में रन कर रहा है, मतलब पूरी सोसाइटी में पावर है। और जो सोसाइटी, देखो, अगर हम सोसाइटी को एक बॉडी की तरह मान ले, हम मान ले कि सोसाइटी एक बॉडी है, तो सोसाइटी के अंदर जितने भी वेन्स, कैपिलरीज वगैरह, जो हमारी नसें हैं, जो हमारी बेसिकली रिवॉल्व करती हैं, जो हमारी नसें हैं लगातार फ्लो होती रहती है, उन नसों की तरह
उस कैपिलरीज में जो हमारा ब्लड फ्लो करता है, उस तरीके से पावर जो है वो सोसाइटी के बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। अभी तक आप जितने भी पावर के रिलेशन देख रहे थे, जितनी भी चीजें हमने देखी, क्लासिकल लिबरलिज्म, मार्क्सिस्ट, पॉजिटिव लिबरलिज्म, सब में क्या बोल रहे थे हम कि पावर जो है कंसंट्रेटेड है किसी के पास में, या तो सोसाइटी के पास में, या फिर लोगों के पास में, बूर्जुआ क्लास के पास, किसी के पास भी हो, बट पावर कंसंट्रेटेड है। बट यहां पर हम बात कर रहे हैं कि पावर एक्चुअली कंसंट्रेटेड नहीं है, पावर डिसेंट्रलाइज है। मतलब पावर जो है वो लगातार फ्लो होता है, सोसाइटी के अंदर फ्लो होता है, अलग अलग पर्सन के पास जाता है, राइट। अब देखिए फिर ओवर द टाइम क्या होता है, ओवर द टाइम और भी स्कॉलर्स आते हैं, जैसे कि एंटोनियो ग्राम्सी आते हैं। ग्राम्सी बोलते हैं कि पावर तो ठीक है, हम पावर पावर कर रहे हैं उस टाइम से, वो तो ठीक है, बट पावर के साथ में और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। जैसे पावर जो है धीरे धीरे हेजेमनी को जन्म देती है, पावर जो है अथॉरिटी को जन्म देती है, पावर जो है लेजिटिमेसी को जन्म देती है, राइट। तो इन सब चीजों के बारे में स्टडी करना भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो ग्राम्सी बोलते हैं कि हेजेमनी क्या है, ग्राम्सी बोलते हैं कि हेजेमनी एक टाइप का आइडियोलॉजिकल डोमिनेशन है। आइडियोलॉजिकल डोमिनेशन मतलब कि जब हम अपनी सोच से, अपनी आइडियोलॉजी से किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को, किसी एक पर्टिकुलर लोगों को, जो भी पीपल है उनको एक साथ लाने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर अपने इन्फ्लुएंस को एक्सर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं हेजेमनी। फिर अथॉरिटी क्या है, लेजिटिमेसी क्या है। लेजिटिमेसी का सीधा सा मतलब है जब आप पावर को यूज कर रहे हो अथॉरिटी के साथ में। अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी है कि किसी के पास इतनी पावर है कि लोग उसकी बातें सुनने को विलिंग है, मतलब उसकी बातें लोग सुन रहे हैं और उसको फॉलो भी कर रहे हैं, राइट। तो ये अलग अलग तरीके के पावर के कंसेप्ट आते हैं, राइट। अब देखिए, आई होप आप ये चीज तो यहां पर समझ गए कि जो अलग अलग स्कॉलर्स हैं वो अपने अलग अलग थ्योरीज दे रहे हैं, अलग स्कूल ऑफ थॉट्स अपनी अलग अलग थ्योरीज दे रहे हैं, बट क्या आप ये चीज समझ पाए कि हर चीज का सेंट्रल कंसेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं पावर ही है। हर एक स्कूल ऑफ थॉट, हर एक पर्सन जो है, हर एक पर्सपेक्टिव जो है वो कहीं ना कहीं पावर से ही ओरिजिनेट हो रही है। मतलब बात पावर की ही हो रही है कि पावर को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, पावर को किस तरीके से डेलीगेट कर सकते हैं। कोई बोलता है कि पावर को डिफरेंशिएटेड फॉर्म रहने दो, तो है ना एरेंट आके बोलती है कि नहीं, पावर को एक कलेक्टिव फॉर्म में रहने दो, राइट। कोई आके बोलता है कि जो पावर है वो स्टेट के पास नहीं होनी चाहिए, तो फिर पॉजिटिव लिबरल्स आके बोलते हैं नहीं नहीं, पावर स्टेट के पास ही रहने दो। तो एंड ऑफ द डे हर चीज जो है वो पावर के आसपास ही रिवॉल्व कर रही है। सो पावर की इंपॉर्टेंस पॉलिटिकल साइंस में कितनी ज्यादा है, आई होप आप ये चीज समझ गए। अब ये हो गया हमारा बॉडी पार्ट। अब जब आप अपने आंसर को एंड करेंगे, कंक्लूड करेंगे, तो उससे पहले आपको बताना है कि देखिए जो मॉडर्न टाइम्स है, मॉडर्न टाइम्स में पावर सिर्फ एकमात्र कंसेप्ट नहीं है जो कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक सेंट्रल कंसेप्ट है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रिटर्निटी, स्टेट का कंसेप्ट, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन पावर की जो इंपॉर्टेंस है वो अभी भी कम नहीं हुई है। ऑल्दो ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी धीरे धीरे राइज कर रहे हैं, बट पावर की इंपॉर्टेंस जो है वो अभी भी काफी ज्यादा है। पावर अभी भी एक वाइटल कंसेप्ट है हमारे पॉलिटिकल साइंस के लिए, और आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको पावर की जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थी, जो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स थे, जो अलग अलग स्कॉलर्स थे, वो सब आपको प्रॉपर्ली समझ आ गए। आई होप आपको पावर के ऊपर जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट डिस्कशंस थे वो सब चीजें हमने प्रॉपर्ली क्लियर कर लिए, ठीक है। सो आई होप आपका पावर वाला कंसेप्ट जो है वो एटलीस्ट क्लियर हो गया है। आपके पास जितनी भी चीजें मैंने बताई है उसमें आपके पास इतना मटेरियल मिल जाएगा दैट यू कैन इजिली फ्रेम अ 250 to 350 वर्ड का एक आंसर, ठीक है। और पावर के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन जाएगा तो वो इन्हीं चीजों के ऊपर पूछेगा। वो स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में पूछेगा, वो स्कॉलर्स के बारे में पूछेगा, वो किसी एक पर्टिकुलर स्कॉलर को क्रिटिसाइज करने को कह सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्कॉलर के पर्सपेक्टिव में कुछ लिखने को कह सकते हैं, राइट। जिस तरीके से यहां पर जो एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें वॉटकिंस का स्टेटमेंट बोला गया था कि वॉटकिंस किस तरीके से पावर को व्यू करते हैं, वॉटकिंस के स्टेटमेंट को यहां पर कहीं ना कहीं प्रूव करने को बोला गया था, राइट। तो आई होप आप समझ गए कि जितना भी हमारे पास कंसेप्ट है, जितना भी हमारे पास कंटेंट है, जितनी चीजें हमने पिछले कुछ समय में समझी हैं, उन सब के थ्रू आप इजीली अपने पावर के कंसेप्ट को या फिर पावर के किसी भी आंसर को इजीली फ्रेम कर सकते हैं और एक अच्छा आंसर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपका जो पहला क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया। अब देखो जो सेकंड क्वेश्चन है, यहां पर हम इस पावर के सेकंड कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है दैट पॉलिटिक्स रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सरसाइज ऑफ पावर विद इन अ सोसाइटी, एंड पॉलिटी रेफर्स टू द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थ्रू विच पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एक्सरसाइज्ड, ठीक है। एनालाइज द स्टेटमेंट विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिबेट बिटवीन पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, राइट। ये हमारा पावर का सेकंड कंसेप्ट है, इसको हमें प्रॉपर्ली समझना है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको समझना है कि पावर जो है वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, पावर की इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। आई होप आप वो पिछले वाले जो हमारा आंसर था उसके अंदर प्रॉपर्ली समझ गए हैं, राइट। अब देखिए सबसे पहले चीज समझिए इसमें कि पहला जो सेंटेंस है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो क्या बोल रहा है। वो बोलता है कि पॉलिटिक्स और यहां पर जो पॉलिटिकल है और पॉलिटी है, पॉलिटिक्स और पॉलिटी है, उसके बीच में काइंड ऑफ डिफरेंशिएट करने की कोशिश की गई है कि पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सरसाइज ऑफ पावर विद इन अ सोसाइटी, और दूसरा बोला गया कि पॉलिटी क्या है, पॉलिटी इज द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जिसके थ्रू पावर एक्सरसाइज की जाती है। अब आप अपना फर्स्ट क्लास याद कीजिए जो हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था, जहां पर हमने पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी,
ठीक है। फिर पॉलिटिक्स और जो भी यहां पर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थे उनको हमने समझा था। याद करो पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी को किस तरीके से हमने डिफरेंशिएट किया था। हमने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस वो एक थ्योरी है, तो पॉलिटी जो है या फिर पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटी उसका प्रैक्टिकल है, राइट। देखो पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी ये दोनों काइंड ऑफ एक थ्योरी का पार्ट होते हैं, और पॉलिटिक्स जो है उसी का प्रैक्टिकल फॉर्म होता है, उसी को पॉलिटिक्स कहते हैं। अब अगर हमें पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी के अंदर डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। देखो पॉलिटिकल साइंस तो सिंपली जो आप डिफरेंट थ्योरी पढ़ते हो, यानी कि पॉलिटिकल साइंस इज अ सब्जेक्ट, बट पॉलिटी क्या है, पॉलिटी को आप समझ सकते हो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसे हम कहते हैं कि दीज आर डिफरेंट पॉलिटीज, ठीक है, पॉलिटीज होते हैं। सो अब समझिए पॉलिटिकल साइंस क्या है, एक टाइप का सब्जेक्ट है, थ्योरी। पॉलिटी क्या है, पॉलिटी इंस्टीट्यूशंस को बोलते हैं। पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, जो रियल टाइम एनवायरमेंट चल रहा होता है, जो इंडियन पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान का पॉलिटिक्स है, यूएस का पॉलिटिक्स है, जर्मन पॉलिटिक्स है, राइट, इसे हम पॉलिटिक्स बोलते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो चल रही है रियलिटी में, राइट। तो ये है, ये तीनों मेन कंसेप्ट थे। अब समझिए क्वेश्चन को, आई होप अब आपको क्वेश्चन इजीली समझ आएगा। देखो अब स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो पॉलिटिक्स है, देखो जो पॉलिटिक्स है इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सरसाइज ऑफ पावर विद इन अ सोसाइटी। तो हमने देखो पॉलिटिक्स के बारे में बात की थी कि जो प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव है वो पॉलिटिक्स है, मतलब प्रैक्टिकली जो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, प्रैक्टिकली जो पावर एक्सरसाइज हो रहा है, मतलब पावर को जो यूज, एक्सरसाइज का मतलब होता है यूज करना, तो पावर को जो यूज किया जा रहा है सोसाइटी के अंदर उसे हम पॉलिटिक्स कहते हैं, राइट। सेकंड समझिए पॉलिटी क्या है, तो देखो हमने पॉलिटी क्या बोला, पॉलिटी अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, राइट, ये सब हमारे जो है ये सब काइंड ऑफ हमारे पॉलिटी का पार्ट है। तो देखो पॉलिटी क्या है, पॉलिटी रेफर्स टू द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थ्रू विच पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसके थ्रू पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है और पावर यूज किया जाता है, पावर एक्सरसाइज किया जाता है। तो आई होप आप ये चीज तो समझ गए, जो फर्स्ट अपना स्टेटमेंट है हमारे क्वेश्चन का कि पॉलिटिक्स और पॉलिटी के बीच में डिफरेंशिएट क्या है, डिफरेंशिएट करने को बोला गया था, और जो पावर डिफरेंशिएशन करना है हमें वो हम थोड़ी देर में इंट्रोडक्शन के अंदर करेंगे, बट आई होप आप मेन मीनिंग समझ गए। सेकंड चीज बोल रहा है कि पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी के बीच में बेसिकली हमें जो डिबेट है उसको समझना है कि तीनों क्या होती है। तो पहले तो हम बताएंगे पावर क्या है, फिर हम बताएंगे अथॉरिटी क्या है, फिर हम बताएंगे लेजिटिमेसी क्या है, फिर हम बताएंगे कि तीनों के बीच का रिलेशन क्या है, राइट। और जब आप रिलेशन समझा दोगे तो सबसे लेटेस्ट कंसेप्ट कौन सा है, लेजिटिमेसी। फिर आप बताओगे कि किस तरीके से लेजिटिमेसी जो है वो लगातार डिक्लाइन हो रही है, लगातार लेजिटिमेसी डाउन हो रही है। ये हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मेन अप्रोच होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम आज का जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला गया था कि पॉलिटी और पॉलिटिक्स के अंदर हमें डिफरेंशिएट करना है, सबसे पहले तो हमें बताना है। तो आई होप मैंने आपको समझा दिया कि पॉलिटी क्या है, इंस्टीट्यूशंस है, पॉलिटिक्स उसी का प्रैक्टिकल फॉर्म है, राइट, पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिकल फॉर्म है। बट देखो आपको जब अपने आंसर्स लिखने हैं तो कोशिश करना है कि थोड़ा सा आप टेक्निकल फॉर्म में लिखो, मतलब कुछ कीवर्ड्स यूज करने हैं, कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज करने हैं, जिससे कि आपका आंसर एक बेहतर लग सके। तो देखो हम पॉलिटी को समझते हैं पहले। पॉलिटी क्या है, पॉलिटिकल एक टाइप की पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। पॉलिटिकल आइडेंटिटी किस चीज की, पॉलिटिकल आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल कौन है, ये ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल है जिनके पास एक कॉमन आइडेंटिटी होती है, ठीक, कॉमन आइडेंटिटी। समझते हैं इस चीज को वंस अगेन, ये एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। बट पॉलिटिकल आइडेंटिटी किस तरीके की है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी एक कॉमन आइडेंटिटी है, मतलब एक कॉमन चीज है, मतलब एक सिंपल वर्ड्स में देखो तो एक कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी है कुछ ग्रुप ऑफ मैन की। तो ग्रुप ऑफ मैन को हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि मान लो एमपीज है, ठीक है। एमपीज क्या है, कुछ ग्रुप ऑफ मैन है जिनके पास कुछ पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, मतलब कि आइडेंटिटी उनकी क्या है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राइट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और उनके पास कुछ पावर्स हैं। उस पावर के थ्रू वो अलग अलग तरीके के पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं, राइट। आई होप आप समझ रहे हैं, इसे वो कहते हैं पॉलिटी। सो पॉलिटी क्या है, एक ग्रुप ऑफ मैन जिसके पास एक कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी हो। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखिए, अब हम सेकंड समझते हैं कि जो हमारा पॉलिटी है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो जैसा आप जानते हो, देखो पॉलिटी जो है वो किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। अगर देखो पॉलिटी का सीधा सा मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ मैन हैविंग अ कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी। तो देखो अगर हम किसी गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट सिंपल स्टेट ले लो, तो क्या स्टेट के पास एक पॉलिटी का फॉर्म है, बिल्कुल है, बिकॉज देखो गवर्नमेंट के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ मैन होते हैं जिनके पास एक कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है। अगर आप एक नेशन स्टेट के बारे में बात करो, राइट, नेशन स्टेट जो नेशंस, जो डिफरेंट नेशंस है वो कंबाइन होकर एक सिंगल स्टेट फॉर्म करते हैं, वहां पर भी एक कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनती है। फिर अगर आप मिडिवल टाइम्स में जाओगे, जैसे रोमन एम्पायर है, तो रोमन एम्पायर में क्या था, रोमन एम्पायर में एक किंग थे, किंग के नीचे कुछ नोबल्स थे, तो ये ग्रुप ऑफ मैन हो गए जिनके पास एक कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, और इस आइडेंटिटी के थ्रू ये अपने पावर को एक्सप्रेस करते हैं, राइट। सो आई होप आप समझ रहे हैं कि पॉलिटी पहली बात तो एक ग्रुप ऑफ मैन जिसके पास एक कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी हो, और ये पॉलिटी जो है वो किसी भी फॉर्म में अपने आप को शो कर सकती है, जैसे कि स्टेट के फॉर्म में, नेशन के फॉर्म में, एम्पायर के फॉर्म में, फिर अपने पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे
जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के फॉर्म में, ये सब के सब जो है इन सब को हम पॉलिटी बोलते हैं। सिंपल शब्दों में पॉलिटी समझते हैं तो क्या है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, बस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को आप समझ लो, मतलब कोई भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो सब पॉलिटी कहलाएगा। बट जब आपको डेफिनेशन लिखना है तो कोशिश करना है कि हल्का सा टेक्निकल रहना है, टेक्निकल रहोगे तो आपको मार्क्स बेटर मिलेंगे। अब देखिए, ये तो आप समझ गए कि पॉलिटी क्या है। अब हम समझते हैं सेकेंड वर्ड क्या दिया गया था, पॉलिटिक्स। अब समझते हैं पॉलिटिक्स क्या है। देखो, पॉलिटिक्स एक ऐसा वर्ड है जो कि ग्रीक वर्ड हुआ करता था पुलिस, इस पुलिस वर्ड से लिया गया है जो कि एक ग्रीक वर्ड है। जो ये पुलिस वर्ड है इसका मतलब सीधा सा मतलब था एक सिटी। तो पॉलिटिक्स का सीधा सा मतलब क्या है, एक सिटी के ऊपर प्रॉपरली गवर्न करना विद द हेल्प ऑफ लॉ या फिर रूल, इसी को हम पॉलिटिक्स कहते हैं, राइट। सो सिंपल वर्ड्स में लॉ या फिर रूल कौन करता है, गवर्न कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर हमें पॉलिटिक्स को समझना हो तो ऑल द प्रोसेस या फिर ऑल द एक्टिविटीज दैट इज रिलेटेड टू एनी गवर्नमेंट, राइट, दोज थिंग्स आर कॉल्ड एज पॉलिटिक्स, राइट। ये हमारा स्टैंडर्ड डेफिनेशन बन गया। फिर समझिए, पॉलिटिक्स जो है एक पॉलिस वर्ड से लिया गया है, पॉलिस का मतलब है सिटी। तो सिटी को अगर हम देखें तो सिटी को गवर्न करना होता है। गवर्न करना है तो किस तरीके से किस तरीके से गवर्न कर सकते हैं, या तो लॉ की हेल्प से या फिर रूल की हेल्प से। बट लॉ एंड रूल की हेल्प से प्रेजेंट डे गवर्नमेंट, मतलब प्रेजेंट डे में रूल करता कौन है, गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट सो सिंपली क्या है, गवर्नमेंट को हम पॉलिटिक्स के साथ रिलेट कर सकते हैं किस तरीके से, कि कोई भी ऐसा प्रोसेस, कोई भी ऐसा एक्टिविटीज जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड हो उसे हम पॉलिटिक्स बोलेंगे। आई होप दिस मच इज क्लियर। और यही चीजें आपको अपने इंट्रोडक्शन के अंदर मेंशन करनी है कि किस तरीके से जो पॉलिटिक्स और जो पॉलिटी के बीच में कंसेप्ट है वो आप समझ गए, आप अपने एग्जामिनर को समझा देंगे, राइट। द मोमेंट आप ये समझाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके आंसर का जो मेन पार्ट है वो रेडी हो चुका है। अब देखो, अब हम आते हैं क्वेश्चन के मेन पार्ट के ऊपर, राइट। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन का जो बॉडी फॉर्म है वो बोलता है पावर, लेजिटिमेसी और अथॉरिटी, इन तीनों के बीच में आपको एक रिलेशन क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको बताना है कि पावर क्या है। आपको बताना पड़ेगा कि पावर को किस तरीके से हम पॉलिटिक्स और पॉलिटी दोनों के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए, चलो हम स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं। तो पहली चीज, तो पॉलिटी हो यानी कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो या फिर पॉलिटिक्स हो, दोनों में ही पावर जो है एक कॉमन कंसेप्ट है। बिकॉज देखो, पॉलिटी का मतलब क्या है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट भी तो अपने पावर के कारण ही काम करती है। और पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स मतलब सिंपल वर्ड्स में देखें तो प्रैक्टिकल फॉर्म, मतलब जो हमारी रियलिटी में जो पॉलिटिक्स चल रही है वो भी काइंड ऑफ अ पावर गेम ही है। मतलब किसके पास पावर है, यही चीज डिसाइड करती है कि रूल्स कौन बनाएगा। जैसे अभी देखिए, अभी प्रेजेंट डे गवर्नमेंट बीजेपी अगर रूलिंग गवर्नमेंट है, इसका मतलब है बीजेपी के पास पावर है कि वो सारे के सारे रूल्स बना सकती है, राइट। तो इस तरीके से मतलब जिसके पास पावर है वही रूल्स बनाएगा। तो सिंपल वर्ड्स में पॉलिटिक्स जो है वो भी काइंड ऑफ पावर गेम है। तो एक चीज तो हम समझ गए कि जो पॉलिटी है या फिर पॉलिटिक्स है, दोनों ही पावर के बेस पर बने हुए हैं, ठीक है। अब एक चीज समझो कि किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी नेशन के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर जो रिसोर्सेस होते हैं वो हमेशा लिमिटेड होते हैं, ठीक है। रिसोर्सेस हमेशा लिमिटेड है। अब जो भी रिसोर्सेस लिमिटेड है, लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन है वो तो लगातार इंक्रीज हो रही है। मतलब किस तरीके से हम इस पॉपुलेशन को इस लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मैनेज कर सकते हैं, ये काम है डिसाइड करने का किसका, गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट एक्चुअली जो पावर एक्सरसाइज करती है उनका मेन काम यही होता है कि किस तरीके से रिसोर्सेस और पॉपुलेशन का एक बैलेंस बना रहे, किस तरीके से जो पुअर लोग हैं वहां तक भी रिसोर्सेज पहुंचे, जो रिच लोग हैं वहां तक भी रिसोर्सेज पहुंचे, राइट। हर तरीके से रिसोर्सेज पहुंचाना यही इस पावर पॉलिटिक्स का मेन काम है। अब अगर आप ध्यान से सोचो तो ये रिसोर्सेस एलोकेशन का काम करता कौन है, ये पॉलिटी ही तो करती है। पॉलिटी क्या है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो जब भी कोई पार्लियामेंट लॉ बनाता है तो क्या कर रहा होता है, एक्चुअली वो रिसोर्स एलोकेशन ही तो करता है। पार्लियामेंट की बजट एलोकेशन के बारे में बात करो, ठीक है। बजट को समझो, बजट क्या है, बजट यही तो है कि इस पर्टिकुलर साल में हम इस पर्टिकुलर रिसोर्स के इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर इतना रिसोर्स खर्च करने वाले हैं, फिर यूज करने वाले हैं। बजट क्या है कि लास्ट ईयर हमने इन चीजों पर इतना रिसोर्सेस यूज किया था, राइट। यही तो है एंटायर बजट। सो अगर आप ध्यान से समझिए तो क्या पॉलिटी ही तो वो चीज है जो कि रिसोर्स एलोकेशन को हेल्प कर रही है विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड एज पॉलिटिक्स। क्या आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? देखिए, ये काइंड ऑफ स्लाइटली ट्रिकी हो सकता है, बट अगर आप इसको एक बार समझ जाएंगे तो आप इसको कभी भूलेंगे नहीं। पॉलिटिकल एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। पॉलिटी का मतलब है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो कि पॉलिटिक्स की हेल्प से, पॉलिटिक्स क्या है, प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, गवर्नमेंट जो भी डेली बेसिस पे कुछ काम करती है। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन पॉलिटिक्स की हेल्प से कुछ ऐसे काम करते हैं जिसके थ्रू रिसोर्सेज जो है उनको एलोकेट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बजट, ठीक है। सो आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। सो आप एक चीज जो यहां पर कह सकते हैं कि ऑल पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर, ठीक है। तो मतलब जितनी भी पॉलिटिक्स है वो एक्चुअली पावर के बेसिस पर ही बनी हुई है।
आई होप आप पावर का मेन कंसेप्ट समझ गए। पॉलिटिक्स को हमने पावर के साथ यहाँ पर रिलेट कर दिया, हमने पॉलिटी को पावर के साथ रिलेट कर दिया, और पावर के बारे में एक अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर दे दिया था। तो इसके थ्रू इन सब चीज़ों को ऐड करके आप पावर के ऊपर एक छोटा सा एक पैरा लिख सकते हैं। आप बता सकते हैं कि पावर एक्चुअली क्या है, पावर किस तरीके से एक्सरसाइज की जाती है, राइट। तो हमारा फर्स्ट क्या था, फर्स्ट जो हमारा कीवर्ड था दैट वाज पावर। सेकंड जो हमारा कीवर्ड है दैट इज अथॉरिटी। अब हम समझते हैं कि एग्जैक्टली अथॉरिटी क्या है। अब देखो, अगर आप पावर की बात करोगे, पावर को अगर हम क्रूड फॉर्म में देखें, क्रूड फॉर्म मतलब उसके ओरिजिनल फॉर्म में देखें, तो पावर जो होता है अनसस्टेनेबल होता है। अनसस्टेनेबल इसका मतलब क्या है, पावर आपको कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड करेगा। मतलब पावर एक ऐसा कंसेप्ट है, अगर आपके पास पावर आ गई और अनलिमिटेड पावर आ गई, तो आपके सामने कुछ ऐसे पोजीशंस होंगे, आपके पास कुछ ऐसी पावर्स होंगी कि आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब कि वो पर्सन को इजीली इरोड कर सकता है, ठीक है। आपने सुना होगा पावर करप्ट्स, पावर करप्ट्स, राइट। तो ये यहीं से रिलेट हो रहा है। पावर अगर आप क्रूड फॉर्म में किसी को प्रोवाइड कर दोगे तो वो अनसस्टेनेबल होता है। कोई भी पर्सन पावर को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अगर मुझे इस पावर को इफेक्टिव बनाना है, मुझे इस पावर को स्टेबल बनाना है, तो सबसे वाली इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लेकर आना होगा वो है अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी। अब देखो, अगर मैं पावर को अथॉरिटी के साथ कनेक्ट करूंगा तो मुझे एक थर्ड कंसेप्ट यहां पर लेकर आना पड़ेगा, लेजिटिमेसी, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं। यही तीनों हमारे मेन क्वेश्चन है, पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। अब देखिए, एक हम छोटा सा रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी, इन तीनों के बीच में वो रिलेशन क्या है। तो देखो, पावर प्लस लेजिटिमेसी इज इक्वल टू अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी। अब देखिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम समझ रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं, हम अथॉरिटी को समझ रहे हैं। लेजिटिमेसी का कंसेप्ट हम थोड़ी देर में समझेंगे, बट समझो यहां पर जब भी किसी के पास पावर है, अगर वो पावर लेजिटिमेट हो जाए, मतलब वो पावर रियल हो जाए, या फिर पावर लोग उसको विलिंगनेस मतलब करने को स्टार्ट हो जाए, मतलब लोग उस चीज को मानना स्टार्ट कर दें, तो वो पावर जो पावर नहीं रहती है, तो वो पावर अथॉरिटी बन जाती है। अथॉरिटी का सीधा सा मतलब है अधिकार, अधिकार। मतलब कि अब स्टेट का अधिकार है कि वो आपके अच्छे या बुरे के लिए कोई भी लॉ बना सकता है, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए पावर, लेजिटिमेसी और अथॉरिटी तीनों के बीच में रिलेशन क्या है। अब यहां पर अगर मुझे लेजिटिमेसी को समझना है तो लेजिटिमेसी को समझो। लेजिटिमेसी का सीधा सा मतलब है कि आप सिंपली किसी भी पर्सन का विलिंगनेस ले रहे हो। विलिंगनेस का मतलब क्या है, देखिए, जब भी मान लो एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी के ऊपर अगर आप रूल कर रहे हो, ठीक है, अगर इस सोसाइटी के सारे लोग आपके रूल को विलिंगनेस दे दे, मतलब कि मान ले कि आप ही उनके लॉफुल रूलर हो, आप ही उनके लीडर हो, तो आपके पास जो पावर होगी दैट विल बी कॉल्ड एज अथॉरिटी। वंस अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लो आपके पास पावर है, बट लोग आपकी बात को नहीं मानना चाहते, लोग नहीं चाहते कि आपके पास पावर हो, तो इसका मतलब है कि आपका पावर जो है वो लेजिटिमेट नहीं है, बिकॉज लोगों की विलिंगनेस उसके अंदर नहीं है। आई होप आप इस चीज से समझ गए। तो इसका मतलब है कि आपके पास पावर तो है, बट आपके पास अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। सेकेंड फॉर्म समझो। सेकेंड फॉर्म ये कहता है कि मान लो आपके पास पावर है, ठीक है, और साथ में लोग ये मानते हैं कि हाँ ठीक है, आप जो पावर जो आप रूल कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, यानी कि लोगों की विलिंगनेस अगर इसके अंदर है, तो आपके पास पावर के साथ साथ में अथॉरिटी भी है। मतलब अब आपकी जो भी आप लॉज वगैरह बनाओगे उसको लोग विलिंगली एक्सेप्ट करेंगे, जो भी चीज आप बोलोगे उसको लोग इजीली मान लेंगे। इसको अब हल्के से डिफरेंट तरीके से समझो। देखो, मान लो कि आपके पास पावर है, ठीक है, और आप चाहते हो कि आपने मान लो कोई लॉ बनाया है, कोई रूल बनाए हैं किसी भी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। अब अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो लॉ है, जो रूल है, उसको एक सोशल एक्सेप्टेंस मिले, अगर आप चाहते हो ये, तो सिर्फ पावर होने से काम नहीं चलेगा, आपको साथ ही साथ यहां पर लेजिटिमेसी भी गेन करनी पड़ेगी। जब आपके पास लेजिटिमेसी होगी तो आपके पास अथॉरिटी होगी, और उस अथॉरिटी के थ्रू आप जो भी लॉज या रूल्स बनाओगे उसको इजीली सोशल एक्सेप्टेंस मिल जाएगा। सीधे शब्दों में समझो कि अगर आपके पास पावर है तो सिर्फ पावर से काम नहीं चलेगा, बट अगर लोग भी उस पावर के अंदर मानते हैं, लोग विलिंग है, लोग आपके पावर को एक्सेप्ट करते हैं, सिंपल वर्ड्स में, तो आप जो भी रूल्स बनाओगे उसको एक सोशल एक्सेप्टेंस मिलेगा। समाज के अंदर हर एक पर्सन जो है उस पर्टिकुलर रूल को या फिर लॉ को मान लेगा। फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज, सेम चीज, अगर आप मान लो पावर है आपके पास, अगर आपने कोई रूल बनाया है, आप चाहते हो कि उसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो, वंस अगेन सिर्फ पावर से काम नहीं चलेगा, आपको साथ में लेजिटिमेसी भी चाहिए होगी। जब आपके पास पावर और लेजिटिमेसी दोनों होंगी तो आपके पास अथॉरिटी होगी, और अथॉरिटी के थ्रू आपका कोई भी रूल्स वगैरह जो है वो इफेक्टिवली यहां पर इंप्लीमेंट हो सकता है। आई होप दिस मच इज क्लियर, ठीक है। देखो, यहां तो हमने समझा पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी का जो मेन काइंड ऑफ रिलेशन है उसको हमने समझा यहां पर। देखो, अब यहां पर जब भी किसी सोसाइटी में किसी पर्सन के पास पावर प्लस अथॉरिटी, पावर प्लस लेजिटिमेसी यानी कि अथॉरिटी रहेगी, तो देखो सोसाइटी के जो बाकी मेंबर्स हैं वो ये मानते हैं
कि जो भी रूल्स ये पर्सन बनाएगा, जो कि पावरफुल पर्सन है, जिसके पास पावर प्लस लेजिटिमेसी है, जो भी ये पर्सन बनाएगा, जो भी ये रूल बनाएगा, वो रूल सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन के बेनिफिट के लिए नहीं होंगे, बट रादर सोसाइटल के बेनिफिट के होंगे। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। सो ये एक टाइप का लेजिटिमेसी है कि सोसाइटी ये मान रही है, सोसाइटी विलिंग है ये समझने को कि जो भी आप रूल बना रहे हो सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं बना रहे हो, रादर वो सबके फायदे के लिए बना रहे हो। और इसी चीज के लिए अगर आप समझो तो यहाँ पर एक टी.एच. ग्रीन नाम के एक स्कॉलर आते हैं, और टी.एच. ग्रीन का कहना यह है कि फोर्स के बेसिस पर कभी भी स्टेट के ऊपर रूल नहीं कर सकते लंबे टाइम के लिए। और अगर आप लंबे टाइम तक रूल करना चाहते हो तो वो विल के ऊपर हो सकता है। मतलब अगर लोग एक्सेप्ट कर ले, लोग विलिंग हो, लोग अगर मान जाए, तो इजीली आपका रूल जो है वो कंपैरेटिवली काफी अच्छा हो सकता है। अब देखो, हमने पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी तीनों के बीच का रिलेशन समझ लिया, हमने पावर के बारे में समझ लिया, अथॉरिटी के बारे में भी समझ लिया। अब छोटे मोटे कंसेप्ट हम लेजिटिमेसी के बारे में भी समझ लेते हैं, ताकि अगर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है तो आप उसको भी इजीली इफेक्टिवली डील कर सको। तो पहली चीज, तो जो लेजिटिमेसी का आइडिया है दैट वाज प्रपोज्ड बाय मैक्स वेबर। मैक्स वेबर नाम के एक पर्सन आते हैं, स्कॉलर आते हैं, जिन्होंने पहली बार इसका कंसेप्ट दिया था। अब देखिए, एक चीज यहां पर कंसेप्ट ये आता है कि मैक्स वेबर का जो ये कंसेप्ट था, ये जो थ्योरी ऑफ लेजिटिमेसी वो देते हैं, वो एक्चुअली काइंड ऑफ मार्क्सिस्ट जो स्कॉलर्स थे, मार्क्सिस्ट के अगेंस्ट में देते हैं। मतलब एक जो मार्क्सिस्ट स्कॉलर है उनके क्रिटिक के फॉर्म में मैक्स वेबर आते हैं और थ्योरी ऑफ लेजिटिमेसी प्रोवाइड करते हैं। क्यों? तो देखो, मार्क्स के अगेंस्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी, या फिर मार्क्सिज्म के अगेंस्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी, समझते हैं। मार्क्सिज्म स्कूल ऑफ थॉट क्या बोलता है? मार्क्सिज्म बोलता है कि स्टेट जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोअर्शन है। कोअर्शन का मतलब है कि वो फोर्सफुली कोई भी काम करवाता है। मतलब कि इसके पास पावर तो है, बट और कुछ नहीं है। मतलब ये पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, ऐसा मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट ये बोलते हैं। मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट का ये बोलना भी है कि जो स्टेट है वो सिर्फ और सिर्फ बुर्जुआ क्लास के बेनिफिट के लिए सोचता है, वो हमारे बेनिफिट के लिए नहीं सोचता। मतलब कॉमन पीपल के बेनिफिट के लिए नहीं सोचता, वो सिर्फ जो हाईएस्ट क्लास है, जो एलिट क्लास है, उनके बेनिफिट के लिए सोचता है। ठीक है, दिस मच इज क्लियर। तो इसलिए मार्क्सिस्ट स्कॉलर क्या बोलते हैं कि स्टेट के अगेंस्ट में रेवोल्यूशन कर दो। ठीक है, वो बोलते हैं कि स्टेट के अगेंस्ट में रेवोल्यूशन कर दो। अब इसके अगेंस्ट में मैक्स वेबर आते हैं। ठीक है, मैक्स वेबर आते हैं कि अभी रेवोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज स्टेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पावर है उसके पास, रादर स्टेट के पास अथॉरिटी है। अथॉरिटी क्यों है? बिकॉज लोगों ने खुद इस पर्टिकुलर स्टेट को पावर्स प्रोवाइड की है। जैसे हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में देखा है, हमने राइट अलग अलग थ्योरीज में देखा है। तो क्या है कि बेसिकली लोगों ने, यानी कि पीपल ने स्टेट को कुछ पावर्स दी है। इसका मतलब क्या है? पीपल ने लेजिटिमेसी प्रोवाइड किया है। मतलब लोगों ने खुद से ये बोला है कि आपके पास ये पावर्स हैं, आप इस पावर के तहत हमारे ऊपर रूल करो। लोगों ने खुद रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया है। इसका मतलब क्या है? वंस अगेन यहां पर जो लोग हैं वो लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब भी पावर के साथ लेजिटिमेसी मिलेगी तो क्या बनेगा? अथॉरिटी बनेगा। और जो अथॉरिटी बनेगा वो अथॉरिटी गलत नहीं होता है, बिकॉज अथॉरिटी के थ्रू जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो हमेशा सोसाइटी के बेनिफिट के लिए लिए जाते हैं। यही चीज यहां पर जो मैक्स वेबर है वो उनके द्वारा बोले जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैक्स वेबर बोलते हैं कि स्टेट जो है, स्टेट चलता रहना चाहिए, स्टेट शुड कंटिन्यू, बिकॉज स्टेट जो है वो पीपल की लेजिटिमेसी के साथ बना है। स्टेट इरेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि खुद से बन गया हो, रादर वो खुद, मतलब वो ओवर द ईयर्स बना है, पीपल की लेजिटिमेसी के साथ बना है। तो यहां पर जो मैक्स वेबर है वो यहां पर अथॉरिटी को लेकर आते हैं, कंसेप्ट अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं और बोलते हैं कि 3 डिफरेंट टाइप्स की अथॉरिटी होती थी। पहली चीज, जो फर्स्ट अथॉरिटी है उसे बोलते हैं ट्रेडिशनल अथॉरिटी। तो जो ट्रेडिशनल टाइम्स जो थे, जो पहले के टाइम्स थे, उस टाइम लोग अपनी अथॉरिटी किस तरीके से मनाया करते थे? जैसे कि चर्च हो गए, राजा लोग हो गए, राइट, जो रूलर्स थे वो लोग यूज करते थे ट्रेडिशंस को। अलग अलग तरीके जो ट्रेडिशंस वगैरह है, उस पर्टिकुलर ट्रेडिशन को यूज करके वो लोगों के मन में एक टाइप का लेजिटिमेसी को क्रिएट करने की कोशिश करते थे। सेकंड बोलते हैं, उसके बाद आता है लीगल या फिर रैशनल। लीगल या फिर रैशनल रूल। देखो, लीगल या रैशनल रूल का मतलब क्या है सिंपल वर्ड्स में, कि जो भी गवर्नमेंट्स वगैरह है वो क्या करेगी, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, कोई लॉ बनाएगी और बोलेगी कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत या फिर लॉ के तहत आपके ऊपर रूल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वंस अगेन लोगों को लगता है कि ये जितने भी रूलिंग पार्टीज हैं वो खुद रूल नहीं कर रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग रूल कर रहे हैं, रादर उनके ऊपर एक लॉ रूल कर रहा है। सेकंड चीज, सेकंड सेट ऑफ अथॉरिटी। एंड जो थर्ड सेट ऑफ अथॉरिटी है दैट इज कॉल्ड एज कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। कैरिज्मेटिक अथॉरिटी का सीधा सा मतलब ये है कि जब भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर आ जाए, मान लो कोई ऐसा पर्सनैलिटी आ जाए जो ना ही रूल, ना ही लॉ, ना ही ट्रेडिशन, किसी की जरूरत ना पड़े, बट उसकी बातों को सुनने के लिए ही लोग वहां पर इकट्ठे हो जाएं, उसकी बातों को मानने के लिए लोग तैयार हो जाएं, देन दैट इज कॉल्ड एज कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। एग्जाम्पल, हिटलर। एग्जाम्पल इज नॉर्थ कोरिया में प्रेजेंट किम जोंग उन।
देखो किम जोंग उन क्या है, वो अभी उसने कुछ इस तरीके का अपना वहां पर एक ऑरा बना रखा है, उसने अपना कैरिज्मा कुछ इस तरीके का बना रखा है कि वो जो कुछ भी बोलता है भले ही वो फोर्सफुली हो, समझिए इस चीज को, फोर्सफुली हो, उसने फोर्सफुल अथॉरिटी वहां पर क्रिएट कर रखी है, राइट, अपने कैरिज्मेटिक लीडरशिप के कारण, राइट। हिटलर हो गया, हिटलर ने भी यही तो किया था, हिटलर ने किसी लॉ या फिर रूल के बेसिस पे नहीं, बट अपने कैरिज्मा के बेसिस पे वहां पर जर्मनी के ऊपर इतने टाइम तक उसने काइंड ऑफ अ रूल किया था। सो आई होप आप इस चीज को समझ गए कि किस तरीके से पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी, तीनों का कंसेप्ट जो है वो पॉलिटिकल साइंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और तीनों को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब देखो ये सब तो आप समझ गए, हम तीनों के बीच में रिलेशन भी समझ गए, तीनों के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को भी समझ गए, इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स को भी समझ गए, हर चीज समझ गए। लेकिन जो लेजिटिमेसी का कंसेप्ट है वो सबसे मॉडर्न कंसेप्ट है। तो हम समझते हैं कि लेजिटिमेसी का कंसेप्ट के अंदर सबसे मॉडर्न अपडेट क्या है। तो देखो अपडेट ये है कि जो लेजिटिमेसी का कंसेप्ट है उसको क्रिटिसाइज भी काफी ज्यादा किया गया है। स्पेशली एक स्कॉलर आते हैं, डेविड बीथम आते हैं, और डेविड बीथम क्या बोलते हैं, बीथम बोलते हैं कि देखो ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों को बोल दो, मतलब अगर आप सिंपली लोगों को ये बोल दोगे कि देखो ये स्टेट लेजिटिमेट है तो ऑटोमेटिकली स्टेट लेजिटिमेट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने से लेजिटिमेसी आती है, बिकॉज लेजिटिमेसी तो एक ऐसी चीज है जिसको स्टेट क्रिएट भी कर सकता है फॉल्स प्रोपेगेंडा के थ्रू, राइट। फिर आप बहुत सारे अपने अलग अलग कंसेप्ट सुने होंगे, जैसे कि फॉल्स न्यूज सुना होगा आपने, फॉल्स न्यूज। फिर आपने पेड मीडिया का कंसेप्ट सुना होगा, पेड मीडिया। तो क्या है, पेड मीडिया एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके थ्रू स्टेट क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, किसी एक न्यूज एजेंसी को या फिर कोई भी जो आपका मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज है, उनको पे करती है उनके बारे में अच्छा अच्छा बोलने के लिए, राइट। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू एक्चुअली लेजिटिमेसी क्रिएट की जा सकती है। तो डेविड बीथम का कहना यह है कि जस्ट बिकॉज तुमने कह दिया कि लेजिटिमेसी है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि लेजिटिमेसी नहीं है, या फिर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि लेजिटिमेसी है। लेजिटिमेसी तो कोई क्रिएट भी कर सकता है। तो कैसे पता चलेगा कि कोई गवर्नमेंट जो है वो लेजिटिमेट है भी या फिर नहीं, राइट। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए डेविड बीथम ने यहां पर तीन कंसेप्ट दिए, बोले कि तीन कंडीशंस है, अगर तीनों कंडीशन कोई भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट फुलफिल कर जाए तो इसका मतलब है कि वो लेजिटिमेट है, अगर उनमें से एक भी फुलफिल ना कर पाए तो इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट लेजिटिमेट नहीं, रादर इललेजिटिमेट है। तो पहला कंडीशन क्या था, बोलते हैं कि जो पहला कंडीशन है ये है कि वो जो गवर्नमेंट है जब भी वो कोई पावर को यूज करेगी, पावर को एक्सर्ट करेगी, तो हमेशा रूल्स के पर्सपेक्टिव से करनी चाहिए। मतलब कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना चाहिए, कुछ कोड्स को फॉलो करना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि जो मन कर रहा है वो करते जाओ। अगर जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं तो वो लेजिटिमेसी नहीं हो सकती। अगर आप एक प्रॉपर रूल को, एक प्रॉपर कोड को फॉलो कर रहे हैं तो उसे हम लेजिटिमेसी कह सकते हैं। सेकंड कंडीशन ये है कि जो भी रूल्स हैं, ये रूल्स जो हैं वो हमेशा जस्टिफाइड होने चाहिए, और जस्टिफाइड नॉट जस्ट बाय दोज जो जिनके पास ये पावर है, रादर पीपल के द्वारा जस्टिफाइड होने चाहिए, मतलब लोग उस पर्टिकुलर रूल्स में मानने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इंडिया का एग्जाम्पल देता हूं। इंडिया के अंदर कुछ लास्ट टू लास्ट ईयर एक 3 फार्म बिल का कंसेप्ट आता है। 3 फार्म बिल, ऑल्दो गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज गुड, मतलब लार्जर बेनिफिट के लिए ये चीज काफी अच्छी रहेगी, बट पीपल डिड नॉट बिलीव इन दिस पर्टिकुलर लॉ, राइट। तो देखो रूल जो था वो रूल आया, क्या वो रूल जस्टिफाइड था? गवर्नमेंट के हिसाब से वो रूल जस्टिफाइड था, लेकिन पीपल के हिसाब से वो रूल जस्टिफाइड नहीं था। अल्टीमेटली दोज 3 फार्म बिल्स, दोज हैड टू बी रिमूव्ड, राइट। सो जो भी रूल्स होना चाहिए वो पीपल के अकॉर्डिंग जस्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज एंड ऑफ द डे गवर्न कौन हो रहा है? पीपल गवर्न हो रहे हैं। एंड थर्ड चीज, जो भी रूल्स वगैरह बन रहे हैं, जो भी लेजिटिमेसी क्रिएट हो रही है, जो भी पावर हो रहा है, वो सब हमेशा पीपल के एक्सप्रेशन ऑफ कंसेंट के साथ होना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में समझे तो पीपल शुड बी ओके विद इट, मतलब लोग, अगर लोगों के साथ कुछ भी हो रहा है तो लोग उसके लिए ओके होने चाहिए, मतलब लोगों को ऐसा ना लगे कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, राइट। जैसे कि मान लो, अगर आप छोटा सा कोई भी एग्जांपल देते हैं, अगर मान लो कि वेलफेयर स्टेट की बात करते हो, ठीक है, वेलफेयर स्टेट में क्या है कि जो पुअर्स हैं, पुअर्स को थोड़ा सा एडिशनल चीजें प्रोवाइड करनी है, उनको एक्स्ट्रा खाना देना है, उनको एक्स्ट्रा राशन वगैरह प्रोवाइड करना है, तो क्या बाकी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है, क्या वो इस चीज से ओके हैं? यस, ये ओके हैं। इसीलिए जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है वो एक लेजिटिमेट कंसेप्ट है, बिकॉज इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ इस चीज के ऊपर मान रही है, रादर जो बाकी लोग हैं उन लोगों ने भी इस चीज के लिए अपना कंसेंट प्रोवाइड किया हुआ है। उन लोगों ने भी ये बोला है कि हाँ ठीक है, जो भी चीजें चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है, इसको चलने दो। सो आई होप आप समझ गए। यहां पर मैंने आपको पावर के बारे में समझाया, अथॉरिटी के बारे में समझाया, लेजिटिमेसी के बारे में समझाया, तीनों के बीच के रिलेशन को समझाया। उसके बाद हमने जो लेजिटिमेसी का आइडिया जो लगातार डिग्रेड हो रहा है इसके बारे में समझा, राइट। अब देखो, जो लेजिटिमेसी का जो आइडिया जो काइंड ऑफ डाउन जा रहा है, मतलब इसको काफी कंटेस्ट किए जा रहे हैं, इसके अंदर आप नियो मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को भी ऐड कर सकते हैं। नियो मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, स्पेशली जो एक स्कॉलर आए थे हेबरमास, ठीक है, हेबरमास एक कंसेप्ट देते हैं जिसके अंदर वो बोलते हैं कि एक लेजिटिमेसी क्राइसिस आ रहा है,
लेजिटिमेसी का क्राइसिस आ रहा है, मतलब कि जो लेजिटिमेसी की जिसके पीछे स्टेट्स भाग रही थी, जो हम भाग रहे थे, वो एक्चुअली है नहीं। मतलब वो यहाँ पर जो एक क्राइसिस है वो यहाँ पर इमर्ज हो रही है। उनका कहना ये है कि मैं ये कैसे पता करूं कि जो भी एक टाइप का लेजिटिमेसी सोसाइटी के अंदर बना हुआ है, अगर लोग किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो क्या वो लेजिटिमेटली एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या वो सच में एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, जो भी लीडर्स हैं, उन लोगों ने एक फॉल्स प्रोपागेंडा जो है वो फैलाया हुआ है। सिंपल वर्ड्स में समझे, क्या ये एक आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन का पार्ट है, आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन का पार्ट है, या फिर वो लेजिटिमेट है सच में। मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे लेजिटिमेसी चेक करनी है तो मैं यहाँ पर जाता हूँ आईसिस के ऊपर, ठीक है। आईसिस एक एग्जांपल है। देखो, आईसिस का मतलब समझ रहे हो, इस्लामिक स्टेट। इस्लामिक स्टेट मतलब जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अगर आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक स्टेट के बारे में बात कीजिए तो आईसिस जो है वो इस्लाम को फॉलो करता है, राइट। और उसका ये मानना है कि इस्लाम के अंदर ये चीजें लिखी गई हैं कि जो भी पर्सन इस्लाम के अंदर नहीं है उसको कन्वर्ट कर दो इस्लाम के अंदर, या फिर उन्हें मार दो, राइट। दिस इज अ सिंपल थिंग। नाउ, क्या ये चीज लेजिटिमेट है, या फिर ये एक फॉल्स प्रोपेगेंडा, दैट इज आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन का पार्ट है? क्या ये चीजें सच में कुरान के अंदर कहीं पर भी मेंशन है? क्या कुरान के अंदर ऐसा मेंशन किया गया है कि जो भी पर्सन इस्लाम का नहीं है उसका इस दुनिया में रहने का हक नहीं है? क्या ऐसी चीजें कोई भी मेंशन की गई है? नो। ये एक आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन का पार्ट है। यही चीज यहाँ पर हेबरमास कंसेप्ट लाने की कोशिश करते हैं। हेबरमास यहाँ पर बोलते हैं कि जो भी चीजें आ रही है, क्या वो सच में लेजिटिमेट है, क्या वो सच में ट्रू प्रोपेगेंडा का पार्ट है, या फिर उन्हें एक फॉल्स प्रोपेगेंडा का पार्ट बनाया गया है? इस चीज को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? तो इसके लिए हेबरमास ये बोलते हैं कि देखो, जब भी आपको लेजिटिमेसी को चेक करना होता है तो सिर्फ आप मशीनरी को चेक मत करो। मतलब सिर्फ ये मत देखो कि किस पर्टिकुलर मशीनरी के थ्रू वो पर्टिकुलर प्रोपेगेंडा आ रहा है, कहां से आ रहा है। रादर आप उसके सर्कमस्टांसेस को भी प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करो। सर्कमस्टांसेस मतलब समझने की कोशिश करो कि कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर विलिंगनेस प्रोवाइड कर रहा है किस चीज के लिए तो किस कंडीशन में कर रहा है। क्या उसे विलिंगनेस फोर्सफुली प्रोवाइड कराया जा रहा है? क्या उसको फोर्सफुली बोला जा रहा है कि आप इस लॉ को फॉलो करो, इस पर्टिकुलर रूल को फॉलो करो? अगर फोर्सफुली बोला जा रहा है तो वो पर्टिकुलर चीज जो है वो कभी भी वो पर्टिकुलर लॉ लेजिटिमेट नहीं हो सकती। आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं, ठीक है। इसी चीज को बोलते हैं लेजिटिमेसी क्राइसिस। मतलब लेजिटिमेसी तो है बट हमें पता नहीं है कि जो भी लेजिटिमेसी है क्या वो सच में ट्रू प्रोपेगेंडा का पार्ट है, फिर फॉल्स प्रोपेगेंडा का पार्ट है। इसके कारण ये प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा इमर्ज होती रहती हैं। सो ओवर द स्लाइड्स जो हमने अलग अलग चीजें डिस्कस की पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी में, उसमें आपको एक चीज तो समझ आ गया होगा कि पावर का कंसेप्ट, अथॉरिटी का कंसेप्ट और लेजिटिमेसी का कंसेप्ट, ये तीनों ही एक टाइप से कंटेस्टेड कंसेप्ट्स हैं। इन तीनों का जो रिलेशन है वो भी काफी कंटेस्टेड रिलेशन है। इसका मतलब है कि इनके रिलेशन लगातार चेंज हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं। जैसे जैसे न्यू स्कॉलर्स आते हैं वैसे वैसे कोई न्यू स्कूल ऑफ डिबेट यहाँ पर इमर्ज होता है। ये शो करता है कि पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी का जो कंसेप्ट है, जो भी डिस्कशन है, जो भी डिबेट है, इट इज अ नेवर एंडिंग डिबेट। नेवर एंडिंग डिबेट मतलब ये कहीं पर भी खत्म होने वाला डिबेट नहीं है, राइट। ये चीजें, ये डिबेट जो है वो लगातार चलता ही रहेगा। एंड ये शो करता है कि देखो, अगर पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी का डिबेट चलता रहेगा तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकल साइंस का जो फील्ड है, पॉलिटिकल साइंस का फील्ड वो और ज्यादा वाइडन होता रहेगा। पावर का जो फील्ड है, पावर, बिकॉज ये सब चीजें पावर के ही तो पार्ट है, पावर का फील्ड जो है वो और ज्यादा वाइडर होता रहेगा। इसके अंदर और भी न्यू न्यू पर्सपेक्टिव्स आते रहेंगे, ठीक है। सो यही था हमारा आज का डिस्कशन, जिसके अंदर हमने पावर को समझा, पावर के साथ अथॉरिटी को समझा, लेजिटिमेसी को समझा, हेजेमनी को समझा। हमने पावर के डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट को फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर समझा, डिफरेंट स्कॉलर्स को समझा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने डिफरेंट पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी के रिलेशन, डिफरेंट स्कॉलर्स, उनके पर्सपेक्टिव, लेजिटिमेसी क्राइसिस का जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश की। हेबरमास थे, उनका कंसेप्ट क्या है, इन सब चीजों को समझने की कोशिश की। और इसके थ्रू हमने पावर का जो ऑलमोस्ट एवरी सिंगल एरिया जो हमारे सिलेबस के अंदर है उसको टच कर लिया, राइट। सो इसके अलावा कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स नहीं है पावर की जिसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आए जाते हैं, मतलब पूछे जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस के, इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप इन सब चीजों के बारे में आपको कुछ एडिशनल मटेरियल्स मिल गए, आपके पास इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स, स्कूल ऑफ थॉट, ये सब कुछ आपके पास अब रेडी हो गया। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।